हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है सॉलिड स्टेट के ऊपर पैकिंग की बात कर रहे थे। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने 2 डायमेंशन पैकिंग को अच्छे से एनालाइज कर लिया था। 2 डायमेंशनल पैकिंग में किस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन डिसाइड होता है, कौन सा 2 डायमेंशनल पैकिंग बेटर है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमने वॉइड्स डिस्कस करे थे। सबसे इनिशियल वॉइड्स जो हमने डिस्कस करे थे वो थे ट्राइगोनल वॉइड्स। देन वी मूव्ड ऑन टू द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और हमने ये देखा था कि हमारा एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, है ना। तो हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था। आज भी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो पैकिंग से रिलेटेड ही होगा, लेकिन आज हम जो पैकिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे वो 3 डायमेंशनल पैकिंग होगी, राइट। सो अब पहले इसके लिए हम जो है रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक पैकिंग में क्या क्या डिस्कस किया है। देखिए, पैकिंग में अगर 2 डायमेंशनल पैकिंग की मैं बात करूं, 2 डायमेंशनल पैकिंग, ये 2 तरीके की हमने जो है 2 डायमेंशनल पैकिंग डिस्कस करी थी। एक थी बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, राइट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें अगर मेरे पास एक फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स है जो कि एक दूसरे के साथ इस तरीके से प्लेस्ड है, तो दिस इज फर्स्ट रो ऑफ एटम्स। सेकेंड रो जो है वो एग्जैक्टली जो है बिलो फर्स्ट रो रखी जाती है। द सेकेंड रो इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एज सेम एज द फर्स्ट रो। अगेन थर्ड रो इज ऑल्सो प्लेस्ड सिमिलर टू सेकेंड एंड फर्स्ट रो। मतलब आप जो रोज है सक्सेसिवली एकदम जैसे फर्स्ट रो है उसी के नीचे आप प्लेस करे जा रहे हैं। इस तरीके की जो पैकिंग होती है उसमें आप देख सकते हैं एक स्क्वायर वाला यूनिट सेल जो है निकाला जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, राइट। द सेकेंड पैकिंग दैट वी टुक इन 2D was hexagonal close packing, hexagonal close packing in 2D। अब ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो के एटम्स जैसे हमने प्लेस्ड किए हैं हम वैसे ही रखेंगे। जो सेकेंड रो के एटम्स हैं दे आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस क्रिएटेड बाय द फर्स्ट रो एटम्स। तो इनके बीच का जो डिप्रेशन है उसके अंदर हम सेकेंड रो के एटम्स को जो है फिट करते हैं। फिर थर्ड रो इज सिमिलर टू जस्ट फर्स्ट रो लाइक दिस। So we have like A layer, B row, A row like this, और here it's like A row, A row, A row। मतलब सारी रो सेम है। यहाँ फर्स्ट और सेकंड डिफरेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है सेम है। अब इसमें आप देख सकते हैं एक हेक्सागोनल यूनिट सेल जो है 2 डायमेंशन में हम लोग जो है देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। तो बेटा ये हमारी जो पैकिंग थी ये 2D की पैकिंग है। आज जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 3D की पैकिंग डिस्कस करने वाली हूँ। मतलब क्या है मेरा, मैं 1D से लेंथ कंस्ट्रक्ट करती हूँ, 2D में आती हूँ तो मैं ब्रेड्थ भी कंस्ट्रक्ट करती हूँ, बट जब मैं 3D में आऊंगी तो मैं हाइट कंस्ट्रक्ट करने लगूंगी यूनिट सेल की, है ना। तो 3D में आप क्या करोगे, आपने लेंथ और ब्रेड्थ तो कंस्ट्रक्ट कर ली है, आपने माना ये एक लेयर है, तो अब आप क्या करोगे, इस लेयर के ऊपर सक्सेसिवली और लेयर प्लेस करते जाओगे ताकि हाइट बनती जाए, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर सेकेंड लेयर कैसे हमने रखी है उसके बेसिस पे 3 डायमेंशनल कौन सा यूनिट सेल बन सकता है, 3 डायमेंशनल कौन सी पैकिंग हो सकती है वो स्टडी करेंगे। सिमिलरली हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में लेंगे, फिर इसका हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे, और इसका जब हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो भी हम यही देखेंगे कि हम सेकेंड लेयर किस तरीके से रखें या थर्ड लेयर किस तरीके से रखें और कौन सी पैकिंग जनरेट होंगी, राइट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ 3D पैकिंग। अब मैं 3D पैकिंग जो ले रही हूं कहां से शुरू कर रही हूं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को बेसिस लेके शुरू कर रही हूं। तो 3D पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। स्क्वायर क्लोज पैकिंग मैंने लिया 2D में और उससे कंस्ट्रक्ट करना चाह रही हूं बेटा मैं 3D पैकिंग को, ठीक है। अब इसमें मैं 2 केसेस बना लेती हूं। केस 1 जिसमें मैं बोल रही हूं द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड जस्ट अबव फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर को जैसे फर्स्ट लेयर है जस्ट उसके ऊपर एज इट इज मैंने जो है रख दिया है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने फर्स्ट लेयर जैसे मैंने आपको बताया उसका एक यूनिट सेल मैंने निकाल लिया, ये स्क्वायर वाला यूनिट सेल है। लेट्स से ये मेरा फर्स्ट लेयर है बेटा, दिस इज माय लेयर 1। सिमिलरली सेकेंड जो लेयर है वो भी एग्जैक्टली फर्स्ट जैसे ही है
और इस लेयर को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो एक बात बताइए, जब आप सेकेंड लेयर को जस्ट अबव फर्स्ट लेयर रखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इससे जो लैटिस जनरेट होगा वो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा, है ना? क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भी हम ये कहते थे द कॉर्नर एटम्स विल गोइंग टू टच ईच अदर, है ना? और मेरे एटम सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ओनली ऑन द कॉर्नर्स। तो ऐसा होता है बेटा, जब हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखते हैं एग्जैक्टली सेम पैटर्न में, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग मैंने ले रखा है, उस केस में जो मेरा यूनिट सेल वहां से जनरेट होगा वो होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? राइट। नाउ केस 2 आई एम टेकिंग हियर, वो है द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द voids ऑफ फर्स्ट लेयर। अब मैंने क्या किया है यहाँ केस 2 में कि ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ध्यान से देखना बच्चे, दिस इज व्हाट इज माय फर्स्ट लेयर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दिस इज माय लेयर 1। मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड लेयर का जो एटम है उसको ये जो वॉइड है इसके ऊपर प्लेस करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो मतलब ये जो सेकेंड लेयर का एटम है, जब इसके ऊपर प्लेस किया तो कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ फर्स्ट लेयर के एटम्स ले रही हूं इस तरीके से। अब सेकेंड लेयर मैंने वॉइड के ऊपर रखा है लाइक दिस। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इस तरीके से मैंने वॉइड के ऊपर जो है अपना सेकेंड लेयर के एटम्स जो है प्लेस कर रहे हैं, ठीक है? अब थर्ड लेयर में जो है, अब जो ये वॉइड कंस्ट्रक्ट होगा उसी पे जो है रखने की कोशिश करूंगी, ठीक है? अब एक बात सोचिए, इसको जरा मैं ओपन व्यू डायग्राम में अगर आपको एनालाइज कराऊं तो ये देखिए कॉर्नर एटम्स एक दूसरे से टच कर रहे हैं और फिर एक इनके ऊपर एक एटम इस तरीके से रखा गया है, ठीक? अब इसके ऊपर अगर मैं थर्ड लेयर रखूं इसी तरीके से पूरा उठा के, ये मेरा फर्स्ट लेयर है बेटा, डॉट वाला मेरा सेकेंड लेयर है, दिस इज माई थर्ड लेयर। क्योंकि अब मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ हाइट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैंने फर्स्ट लिया, सेकंड लेयर उसकी वॉइड्स में रखे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया। थर्ड लेयर अब मैं उसके ऊपर रख रही हूँ जस्ट लाइक फर्स्ट। तो जब मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट करूंगी तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो है बॉडी सेंटर यूनिट सेल जनरेट हुआ है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। क्यों बॉडी सेंटर क्यों है? क्योंकि जब आप इन 4 एटम को इसके ऊपर रखोगे तो आप देखोगे नीचे 4 एटम होंगे, ऊपर 4 एटम होंगे, बीच में एक सेंटर पे, एक बॉडी पे एक एटम होगा, है ना? तो ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल होगा। लेकिन बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है, वो क्या है? ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल तो होगा, बट ये होगा बेटा टेट्रागोनल यूनिट सेल। दिस इज नॉट अ क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्यूबिक यूनिट सेल नहीं हो सकता। देखिए क्यों नहीं हो सकता, एक बात बताइए, ये अगर लेंथ इसकी मैंने ए ली क्योंकि ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, तो ब्रेड्थ मैंने बी ली क्योंकि ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा हाइट होगा, ये भी मैं ए ले लेती हूँ लेट्स से, है ना, और ए बी के बराबर है इस केस में, बट जो मेरा हाइट होगा वो मेरा ए नहीं होगा, क्योंकि हाइट जब आप सोचो इस एटम, जब ये एटम मैंने इसके ऊपर रखा तो ये हाइट नहीं होगा ए के बराबर, क्योंकि बीच में एक एटम और जो है मेरा प्रेजेंट है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं ये दोनों एटम्स टच कर रहे हैं तो ये लेंथ ए है, ठीक है, ये वाला एटम भी टच कर रहा है, ये बी है, लेकिन हाइट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बीच में भी एक एटम जो है प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा ए इक्वल टू बी होगा बट नॉट इक्वल टू सी, बट सारे एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो जो मेरा यूनिट सेल यहाँ से निकलेगा ये बीसीसी तो होगा, बट ये बीसीसी क्यूबिक नहीं होगा, मतलब बॉडी सेंटर्ड होगा बट बॉडी सेंटर क्यूबिक नहीं होगा। इंस्टेड ये बॉडी सेंट्रल टेट्रागोनल यूनिट सेल जो है कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको याद होगा, तो जब मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपको पढ़ाती थी तो मैं बोलती थी कि देखो आपके जो कॉर्नर एटम्स होंगे वो एक दूसरे को अब टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कॉर्नर एक दूसरे को टच करेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाएगी बट हाइट डिफरेंट हो जाएगी। और अगर आपका, क्योंकि आप बीच में एक एटम रख रहे हो तो ऑब्वियसली हाइट ज्यादा होगी, तो आप क्या करो, ये जो कॉर्नर वाले एटम है इनको थोड़ा सा एक दूसरे से दूर कर दो, ताकि जो बीच का एटम रख रहे हैं वो थोड़ा डिप्रेशन में आए और लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है हमारी सेम हो सके। तो इसलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर एटम टच नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कॉर्नर एटम टच कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपका जो पैकिंग है वो आपका 2D है, राइट।
बात क्लियर हुई? तो ये हमारा जो यूनिट सेल बनेगा वो बॉडी सेंटर टेट्रागोनल बनेगा, राइट। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या डिस्कस करा है। मैंने ये डिस्कस करा है कि मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D ले रही हूँ और इसका हाइट कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो मैं अब लेयर्स रखूंगी इसके ऊपर। तो अगर फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर रखी गई, जैसे फर्स्ट लेयर था वैसे ही उसके ऊपर सेकंड लेयर रखा गया, तो उस तरीके से जो यूनिट सेल, उस पैकिंग से जो यूनिट सेल मुझे मिलेगा वो होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और अगर मैंने सेकंड लेयर को इन द वॉइड्स क्रिएटेड बाय फर्स्ट लेयर रखा, तो जो मुझे यूनिट सेल मिलेगा वो होगा बॉडी सेंटर टेट्रागोनल यूनिट सेल। बात क्लियर हुई? क्योंकि मैं यही कर सकती हूँ, जब मैं हाइट कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ तो मैं अगर फर्स्ट लेयर है तो सेकंड लेयर को या तो इसके ऊपर एज इट इज रख सकती हूँ या फिर इसके वॉइड्स में रख सकती हूँ। दैट्स ऑल आई कैन डू, है ना। सो इन दैट केस आई कैन हैव 2 डिफरेंट यूनिट सेल विच आई कैन गेट, राइट। एंड ऑब्वियसली आप इस केस में स्क्वायर क्लोज पैकिंग ले रहे हैं 2D में, और आपको ये मैंने पहले इन दोनों की 2 डायमेंशनल पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके ये बता दिया है कि हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D इज मच मोर इफेक्टिव देन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल पैकिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, राइट। सो नाउ लेट्स डू अ सेकेंड केस, दैट इज, ध्यान से समझेंगे क्या है। वी आर नाउ टेकिंग 3 डायमेंशनल पैकिंग, वी आर डूइंग फ्रॉम अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D से। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम 2D वाली ले रहे हैं और इस वाली पैकिंग से हम हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है क्या, पहले बेटा दोबारा से यहां बना लेते हैं। दिस इज माय फर्स्ट रो ऑफ एटम्स, एज यू कैन सी द सेकेंड रो ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड इन द voids created by the first row like this. This is like a AB packing, right? So this is my hexagonal close packing in 2D, right? This is first layer. Now इस first layer में ये मुझे पता है बेटा कि यहाँ पे जो voids generated हैं, इन voids का नाम है triangular voids, right? So when I place second layer to cover these triangular voids, I get another 2 types of void, right? What I am doing is, the second layer is placed over the triangular voids. Triangular voids को कवर करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, उसके ऊपर सेकेंड लेयर रख रही हूँ। तो सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स मैंने बेटा फिर इस तरीके से जो है रखी होंगी। फर्स्ट लेयर हो गया, ये ट्राइगोनल वॉइड, इस वाले ट्राइगोनल वॉइड को भी हम कवर कर रहे हैं, नीचे वाले ट्राइगोनल वॉइड को भी कवर कर रहे हैं। लाइक दिस वी आर ट्राइंग टू पुट, है ना। तो व्हेन सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर ट्राइगोनल वॉइड्स, 2 न्यू टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर जनरेटेड, 2 न्यू टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर जनरेटेड। 2 नए तरीके के वॉइड जनरेट हुए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। अब ये कहाँ है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा मैं आपको क्या समझा रही हूँ, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट हुए, जब मैंने सेकेंड लेयर को इन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर रखा। तो पहले देखिए, ये वाला जो वॉइड मैंने एक मार्क किया है, इसको मैं नाम दे रही हूँ P, और एक वॉइड यहाँ है बेटा जिसको मैंने मार्क किया है, जिसको मैं क्लोज व्यू दिखाऊंगी, घबराइए नहीं, इसका नाम मैंने दिया Q, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट एनालाइज अ P void. What is the P void? The P void is signifying a tetrahedral void. Let's talk about this P1. ये आप देख रहे हैं कैसा बना है। अब बोल्ड वाले एटम्स देखिए, मेरे एक एटम यहाँ प्लेस्ड है बेटा, दूसरा एटम ये प्लेस्ड है और एक तीसरा एटम यहाँ प्लेस्ड है। ये एटम्स है लेट्स से मेरे फर्स्ट लेयर के। तो सेकेंड लेयर का एटम जो है बेटा मैंने यहाँ प्लेस किया है। ये जो वॉइड है ये कहलाएगा मेरा एक टेट्राहेड्रल वॉइड। आप इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है कैसा, ठीक है। ध्यान से एनालाइज करते हैं। पहले जब ये सेकेंड लेयर नहीं रखी थी, ये डॉटेड लेयर मैंने नहीं रखी थी, तो ये जो खाली ट्राइंगल सा स्पेस दिख रहा था ट्राइगोनल वॉइड, वो 3 एटम से जुड़कर बन रहा था। अब मैंने एक एटम और ऊपर रख दिया, तो वो एटम में स्फीयर मान रही हूँ, तो उसका भी कुछ पोर्शन जो है वॉइड के अंदर गया होगा, कुछ हेमिस्फीयर पोर्शन है ना। तो वॉइड जो है अब 4 एटम से जुड़कर बना होगा, 3 एटम नीचे वाले और एक एटम जो मैंने ऊपर कवर करा है। तो ये जो वॉइड यहाँ जनरेट हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ये एक नया तरीके का वॉइड है जिसको हमने बोला टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना।
अब क्यू वाले को एनालाइज करते हैं। क्यूबॉइड आपका कौन सा है, जिसको मैं बेसिकली बोलती हूँ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान से देखिए क्यूबॉइड कौन सा है, वो ये है। ये देखिए कैसे बना है, 3 एटम्स जो हैं वो बोल्ड वाले हैं, जो इस तरीके से मेरे क्रिएटेड है ट्राइंगल वॉइड्स के, और 3 एटम जो हैं वो सेकेंड लेयर के आए हैं मेरे पास कुछ इस तरीके से। देखिए नाउ कैन यू सी दिस वॉइड, जो नीचे वाले 3 एटम्स ऊपर वाले 3 एटम से जुड़कर बना है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 है, दैट्स अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। सो जब मैंने सेकेंड लेयर को ओवर द फर्स्ट लेयर रखा इन अ वे कि मैं ट्राइगोनल वॉइड्स को कवर करना चाह रही हूं, तो मैंने 2 नए वॉइड जनरेट कर दिए। वन इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, अदर वन इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जहां तक बात क्लियर होती है। नाउ आई विल नाउ कंस्ट्रक्ट अ थर्ड लेयर अबव इट। अब थर्ड लेयर, क्योंकि अब ट्राइगोनल वॉइड नहीं बचे, ट्राइगोनल वॉइड या तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गया या ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना, अब इसको सारे एटम जब आप यहाँ प्लेस करेंगे तो कोई भी ट्राइगोनल वॉइड नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो कवर हो गया एटम से। तो या तो ट्राइगोनल वॉइड टेट्राहेड्रल बन गया होगा या फिर ट्राइगोनल वॉइड ऑक्टाहेड्रल बन गया होगा। सो आई विल नाउ ट्राई टू कवर अ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड साइमल्टेनियसली, है ना। सो लेट्स सी कि अगर मैं लेयर 3 जो है ओवर अ टेट्राहेड्रल वॉइड रखूं तो क्या होता है। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ लेयर 3 अबव इट। तो यहां मैं लिख रही हूं लेयर 3 इज प्लेस्ड टू कवर अ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करें अगर लेयर 3 से, देन व्हाट हैपेंस। थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी डायग्राम, पहले आप लोग इमेजिन करिए, ये मैं फर्स्ट लेयर जो है बेटा बना रही हूं यहां आपके सामने। लेट्स से मैंने कोई फर्स्ट लेयर एटम्स की जो है यहाँ कंस्ट्रक्ट करी है, एक यहाँ पे भी बना देते हैं हम एटम, ठीक है। फर्स्ट लेयर मैंने बनाई है। सेकेंड लेयर तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, आप ये हेक्सागन तो देख ही सकते हैं ना, ये वाला हेक्सागन, ये देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड दिस हेक्सागन, है ना। तो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ये मैंने इसका 2D में फर्स्ट लेयर जो है जनरेट कर लिया है। अब मैं सेकेंड लेयर, जैसे मैंने आपको बोला, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड लेयर को ओवर द ट्राइगोनल वॉइड्स जो है प्लेस कर रहे हैं। मतलब समवॉट हियर आई एम प्लेसिंग अ सेकेंड लेयर। ये एक एटम मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, इस ट्राइगोनल वॉइड को कवर करने के लिए भी एक एटम प्लेस होगा, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है। इसको, इस वाले वॉइड को कवर करने के लिए भी एक एटम यहाँ पे प्लेस्ड होगा इस तरीके से। इस वाले को कवर करने के लिए भी मैंने यहाँ एटम प्लेस करे। समवॉट लाइक दिस आई एम ट्राइंग टू पुट द एटम्स, ठीक है। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं बेटर तरीके से। देखिए मैं ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं, जो मेरा एक हेक्सागन बन रहा है उससे एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, उनको जरा रिमूव कर रही हूँ, ताकि आप हेक्सागन जो यूनिट सेल बन रहा है उसी को, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल बन रहा है उसी को एनालाइज करें, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जरा, नाउ दिस इज ऑफ सेकेंड लेयर का एटम, है ना। सिमिलरली एक सेकेंड लेयर का एटम मैं यहाँ पे भी प्लेस करूंगी बेटा। सिमिलरली एक सेकेंड लेयर का एटम मैं यहाँ पे भी प्लेस कर रही हूँ, ताकि मैं सारे ट्राइगोनल वॉइड्स जो भी जनरेट होने, मैं ट्राइगोनल वॉइड्स को अब मैं इससे कर रही हूँ, कलर कर रही हूँ, ताकि आप आइडेंटिफाई करें मैं कौन से ट्राइगोनल वॉइड्स को कवर कर रही हूँ। ये देखिए, इनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैं सेकेंड लेयर के एटम्स जो है ओवर द फर्स्ट लेयर रख रही हूँ। अब आप देख पा रहे हैं ये वाला एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, जो ट्राइगोनल वॉइड को आपने कवर किया वो टेट्राहेड्रल बन गया, ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। देखिए ये वाला भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया है ना। इसको देखिए, ये वाला, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है। कैसे? 3 डॉटेड एटम्स के पीछे एक बड़ा एटम, है ना। तो ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। बट यहां जो ये कंस्ट्रक्ट होगा, जैसे मैंने नीचे ये एटम रखा, तो ये वाला जो कंस्ट्रक्ट होगा, ये वाला, दिस वुड बी आवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। तो मैं अभी ऑक्टा की बात नहीं कर रही, मैं थर्ड लेयर को ओवर द टेट्राहेड्रल वॉइड जो है प्लेस कर रही हूं। तो मैं ऑक्टा की बात नहीं कर रही। लेट्स रिमूव दिस वन, ठीक है। दीज आर माई टेट्राहेड्रल वॉइड्स है विच यू कैन सी। कौन से टेट्रा है? ये टेट्रा, ये टेट्रा, ये टेट्रा है। ये वाला भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसको आप देखिए जरा ध्यान से, ये वाला भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगा, है ना। तो मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अब थर्ड लेयर रखना है। अब आप इसको किसी भी तरीके से इमेजिन करिए, मैं यहां से आपको इमेजिन करा रही हूं, क्योंकि आप लोग यहां से देख रहे हैं,
तो मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स इमेजिन दिस टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना है बेटा? ये बना है, एक पीछे बोल्ड एटम है और ऊपर जो 3 डॉटेड एटम्स है सेकेंड लेयर के। Somewhat like this is a tetrahedral void। तो ये बोल्ड वाला है बेटा मेरा फर्स्ट लेयर, दिस डॉटेड इज माय सेकंड लेयर। अब मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड को जब कवर करूंगी, तीसरा लेयर इसको ऊपर रखूंगी इस वाले वॉइड के ऊपर, तो सोचो बच्चे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो थर्ड लेयर आएगी उसका एटम एग्जैक्टली ये जो बोल्ड एटम है उसी के ऊपर ही आएगा, है ना? तो when you try to cover a tetrahedral void, you will actually see the first layer becoming exactly equal to the third layer। ठीक, तो when layer 3 is placed over a tetrahedral void, first layer is equal to third layer। first layer third layer के just बराबर हो जाती है। इस तरीके की पैकिंग को बोला जाता है ABAB टाइप पैकिंग। ABAB टाइप कैसे हुआ? देखिए, फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू थर्ड लेयर, है ना? दैट इज व्हाट इज अ ABAB टाइप पैकिंग। इस ABAB टाइप पैकिंग जो होती है बेटा, इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, जिसको बोल सकते हैं HCP पैकिंग इन 3D, राइट? और HCP पैकिंग जो 3D में बनता है, उससे जो यूनिट सेल जनरेट होता है उसे बोला जाता है हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, मैं रिपीट करती हूं, मैंने क्या बोला? मैंने फर्स्ट लेयर रखी, सेकेंड लेयर रखी टू कवर अ ट्राइगोनल वॉइड। अब जब मैंने सेकेंड लेयर रखी, आई गॉट टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड to cover the tetrahedral void। These are the 3 tetrahedral voids which is been shown in this hexagon, right? अब ये वाले टेट्रा सारे किसी भी को भी आप इमेजिन कर सकते हो। मैं इसको इमेजिन करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा आसान है इमेजिन करना। आप इस टेट्राहेड्रल वॉइड को यहाँ देखिए, फर्स्ट लेयर है ये बोल्ड वाली, सेकेंड लेयर है ये डॉटेड वाली, जिसने मिलके ये टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ बनाया है। अब मैं जब थर्ड लेयर रखूंगी इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, तो मैं देखूंगी कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एग्जैक्टली सेम आएगी। इस तरीके की जो 3D पैकिंग है उसे बोलते हैं ABAB टाइप पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP पैकिंग। और HCP पैकिंग से जो यूनिट सेल मिलता है उसे बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। हम इस हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिटेल में स्टडी करेंगे लेटर ऑन, राइट? सो वी गॉट हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल from HCP packing, and HCP packing is derived when we place third layer over a tetrahedral void। Am I clear till now, right? तो ये हमारा हो गया third layer over a tetrahedral void। Now let's understand what happens when I place a third layer to cover a octahedral void। ठीक, यहां लिखते हैं layer 3 is placed over a octahedral void। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे जनरेट हुआ है पहले जरा ये देख लेते हैं बेटा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ था। लेट्स से ये फर्स्ट लेयर के एटम्स हैं और ये वाले कुछ मेरे सेकेंड लेयर के एटम्स हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट लेयर, दिस वन इज माय सेकेंड लेयर। नाउ कैन आई सी दिस अ स्मॉल void which is created here? This is an octahedral void, right? So obviously when you try to put another layer to cover this octahedral void, वो एटम कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, कुछ इस तरीके से एटम प्लेस होगा ना इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए। अब ये जो एटम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है थर्ड लेयर वाला, ये ना फर्स्ट जैसा है ना सेकेंड जैसा है, ये एक डिफरेंट लेयर है ना? तो जब आप एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हो तो जो थर्ड लेयर होता है वो फर्स्ट के जैसा नहीं होता। हेंस द पैकिंग दैट यू गेट इज अ ABC टाइप पैकिंग इन 3D। ABC टाइप पैकिंग इन 3D। और ABC टाइप पैकिंग को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज CCP पैकिंग। तो CCP पैकिंग तब आती है बेटा जब आप थर्ड लेयर ओवर अ
ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है प्लेस करते हैं। HCP पैकिंग तब आती है जब आप थर्ड लेयर ओवर अ टेट्राहेड्रल वॉइड प्लेस करते हैं। HCP पैकिंग से जो यूनिट सेल मिलता है वो होता है हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। CCP पैकिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट सेल मिलता है वो होता है FCC यूनिट सेल। ये काफी इंपॉर्टेंट निकली बात कि CCP पैकिंग से जो यूनिट सेल मिलता है वो हमेशा FCC यूनिट सेल होता है। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ CCP पैकिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू FCC। इसको याद रखिए, कहीं पे भी लिखा होगा दिस एनाइन और दिस एटम इज हैविंग अ CCP पैकिंग, मतलब दिस एटम इज एक्चुअली प्रेजेंट इन अ FCC यूनिट सेल, ठीक है। दिस एटम इज हैविंग अ HCP पैकिंग, दैट मींस दिस एटम इज टेक्निकली प्रेजेंट इन अ हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे कि जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो फर्स्ट लेयर थर्ड के बराबर आती है, पैकिंग HCP होती है, यूनिट सेल हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। जब आप थर्ड लेयर ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड रखते हैं तो पैकिंग जो कहलाती है वो कहलाती है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और जो यूनिट सेल जनरेट होता है वो होता है FCC। इसमें फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम नहीं होते, इसलिए इस पैकिंग को बोला जाता है ABC टाइप पैकिंग। क्लियर होगी बात? ठीक। अब आपको जो मैं नेक्स्ट चीज समझाने वाली हूं वो ये है कि लेट्स थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि कैसे FCC यूनिट सेल का पैकिंग CCP होता है, या उल्टा CCP पैकिंग में FCC यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इसको एनालाइज हम कैसे करेंगे? हम एक FCC यूनिट सेल बनाएंगे और अगर उस FCC यूनिट सेल के अंदर मुझे 3 डिफरेंट लेयर्स नजर आई एटम्स की, 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम्स, दैट मींस A लेयर, B लेयर एंड C लेयर, और वही लेयर्स कीप ऑन रिपीट करेंगी ऑब्वियसली सिस्टम के अंदर। तो वो अगर इसके अंदर 3 डिफरेंट लेयर्स नजर आई, इसका मतलब ये पैकिंग कौन सी होगी? CCP, राइट। तो मैं उल्टा जो है इमेजिन कराऊंगी आपसे कि FCC के अंदर कौन से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिस कारण से FCC यूनिट सेल CCP पैकिंग की वजह से जो है बनता है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। तो हम एक FCC यूनिट सेल बना लेते हैं यहां पे। FCC यूनिट सेल में बेटा मेरा जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ जो है सेंटर ऑफ फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो कॉर्नर्स पे कौन से एटम्स होते हैं? लेट्स से ये कॉर्नर वाले एटम्स हैं, एंड देन फेस के सेंटर पे, तो अबव फेस, बिलो फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस, इस तरीके से मेरे एटम्स लेट्स से कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूं बेटा, मैं बॉडी डायगोनल, जैसे ये आपका एक बॉडी डायगोनल है लेट्स से, या ये आपका बॉडी डायगोनल है, आप क्या करेंगे? बॉडी डायगोनल के अलोंग जो है एटम्स को विजुलाइज करेंगे, मतलब जैसे आपने एक स्क्वायर लिया उसको बॉडी डायगोनल के अक्रॉस जो है आपने विजुलाइज किया। तो लेट्स से मैं ये 2 बॉडी डायगोनल के अक्रॉस विजुलाइज कर रही हूं, तो ये वाला एटम और ये वाला एटम मुझे एक ही प्लेन में नजर आएगा, लेट्स से A लेयर में, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों एटम एक ही लेयर में हुए A। अब मैं क्या करूंगी, आपको इमेजिन कराऊंगी कि इसके अंदर 2 डिफरेंट लेयर्स बेटा कौन सी प्रेजेंट है, और आपको ये पता है कि FCC में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स वाले जो होते हैं आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, कॉर्नर वाला फेस सेंटर वाले एटम को टच करता है। तो यही हम लोग एनालाइज करते हैं बेटा। देखिए, दिस कॉर्नर एटम विल गोइंग टू टच दिस फेस सेंटर, दिस फेस सेंटर विल गोइंग टू टच दिस कॉर्नर, है ना, ऐसा ही होने वाला है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पीछे वाला है, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से बना देते हैं, बैक वाला, और ये मेरा फ्रंट वाला, फ्रंट फेस। अब ये जो कॉर्नर वाला है ये फ्रंट फेस के फेस सेंटर से इस कॉर्नर वाले को टच करने वाला है थ्रू दिस, और फिर ये कॉर्नर वाला साइड फेस के सेंटर से इस कॉर्नर की तरफ जाने वाला है, ये देखिए।
Now can you see this one plane that we have drawn here? ये प्लेन कैसा है जरा इधर की तरफ इमेजिन कर लेते हैं. Let's assume it this way. तो अगर मैं ये कॉर्नर एटम लेके चल रही हूं तो ये कॉर्नर ऊपर वाले फेस सेंटर के थ्रू उस कॉर्नर को टच करेगा. जो उस कॉर्नर वाला है वो फ्रंट फेस के सेंटर के थ्रू नीचे वाले कॉर्नर को टच करेगा और नीचे वाला कॉर्नर राइट फेस के सेंटर के थ्रू इसको टच करेगा. राइट. सो दिस विल गोना बी अ प्लेन. दैट इज वन प्लेन. राइट. Now what is the next plane we have here is, let's talk about this atom. ये atom नीचे वाले फेस सेंटर के थ्रू इस कॉर्नर वाले को टच करने वाला है like this. अब ये कॉर्नर वाला क्या करेगा, पीछे वाले जो फेस सेंटर है उसके थ्रू इस कॉर्नर वाले को टच करेगा. तो लेट्स से पीछे वाला फेस सेंटर कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके थ्रू इसको टच करेगा. ये क्या करेगा, राइट लेफ्ट फेस के सेंटर के थ्रू इस कॉर्नर वाले को टच करेगा. तो अब आप ये एक प्लेन जो बनाए थे, लेट्स से ए प्लेन, बी एंड दिस इज सी. द नेक्स्ट प्लेन दैट यू हैव ड्रॉन इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर. लेट्स नॉट डू इट ए हियर बिकॉज दिस विल बी अ डिफिकल्ट वर्क. तो ए डैश कर देते हैं इसे, है ना. तो कैन यू सी द टू प्लेन्स वी हैव ड्रॉन. एक तो ये लेयर ए है क्योंकि मैं इन्हीं के अलोंग जो है विजुलाइज कर रही हूं. तो अगर ये दोनों ए लेयर हैं देन लेयर ए ये बॉडी डायगोनल वाले हैं. Then you can see A dash, B and C will form a layer 2, layer B. एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, है ना. B dash और C dash कर देते हैं इन सबको ताकि दिक्कत ना हो. And then P, Q and R will going to form a layer C. Now can you see A, B, C type layer, है ना. तो ये तीन तरीके की different layers हमारे पास FCC में present होती हैं and that is why FCC is formed by a CCP unit cell. ठीक है. तो एक प्लेन ये है आपके सामने बेटा, ये वाला, और एक प्लेन जस्ट नीचे है. मतलब एक प्लेन अगर ऊपर वाले फेस से ऐसे जा रहा है तो दूसरा प्लेन नीचे वाले फेस से ऊपर की तरफ जा रहा है. इसको इमेजिन करने का एक सिंपल सा तरीका है आपके पास बेटा. वो तरीका क्या है कि आप क्या करिए, आप कोई भी दो बॉडी डायगोनल वाले जो हैं उनको एक्सक्लूड कर दीजिए. क्योंकि आप जब किसी भी क्यूब को अलोंग अ बॉडी डायगोनल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों जो है सेम प्लेन से पास करने, मतलब ये जो प्लेन होगा उसी के पैरेलल वाला प्लेन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा. मतलब ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, है ना. तो बॉडी डायगोनल आप कोई भी दो बॉडी डायगोनल चूज कर सकते हैं. मैंने जो दो बॉडी डायगोनल चूज करे वो कॉर्नर का एटम और ये कॉर्नर का एटम. तो ये कॉर्नर का एटम जिस प्लेन से पास करेगा उसी के पैरेलल प्लेन से वो वाले कॉर्नर का एटम भी पास करेगा जो दोनों एक दूसरे के बॉडी डायगोनल पे हैं, है ना. अब इसके अलावा 4 एटम्स आपके पास कॉर्नर पे बेसिकली 8 होते हैं, उसमें से 2 मैंने हटा दी तो 6 कॉर्नर पे बचे. इन 6 कॉर्नर से जो है मैंने थ्रू अ फेस सेंटर अनदर कॉर्नर पे जाके प्लेन्स बना लिए, है ना. तो यही आपको ध्यान रखना है कि एक FCC यूनिट सेल जो होता है उसके अंदर 3 तरीके के डिफरेंट प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं विच गिव्स मी एन आइडिया कि ये जनरेट हुआ है यूजिंग अ CCP पैकिंग. बात क्लियर हुई बेटा. तो ये आपके पास थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए चीजें हैं. बात समझ आ गई. तो यहां से आपको समझ आ गया कि कहीं पे भी अगर CCP पैकिंग लिखा है तो दैट विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू अ FCC यूनिट सेल. और अगर FCC यूनिट सेल है दैट मीन्स 100% जो पैकिंग की गई है वो कौन सी पैकिंग की गई है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की गई है 3 डायमेंशन. बात क्लियर होती है. ठीक. अब जो मैं नेक्स्ट चीज आपको बताने वाली हूँ वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो जैसे हमने कहा था कि वैसे तो हमें इस पूरे चैप्टर में जो यूनिट सेल पढ़ने हैं वो पढ़ने सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल, एक्सेप्ट हम एक हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल भी स्टडी करेंगे. ठीक. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दैट जनरेट्स अ हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल. हेक्सागोनल primitive unit cell. Beta, this portion is only for your entrance exam. This is for your mains as well as for your NEET and AIMS. This is not for your school exams. ठीक है. तो इसको जरा समझते हैं. पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है समझना, तो इसके ओपन व्यू डायग्राम को समझने से पहले हम थोड़ा इसका क्लोज व्यू डायग्राम जो है एनालाइज कर लेते हैं और उसको रब नहीं करेंगे. ठीक है. तो मेरा ओपन क्लोज व्यू डायग्राम क्या था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए. मैं सबसे पहले क्या करती थी, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D जनरेट करती थी. दिस इज माय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D. यू कैन सी दिस नाउ. दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D.
नाउ इसके ट्राइगोनल वॉइड्स को हमने कवर किया यूजिंग second layer of atoms. So second layer of atoms I am placing this way so that they can cover the trigonal voids this way. ऐसे यहाँ पर भी प्लेस होंगे एटम, यहाँ पे भी एटम प्लेस किए जाएंगे, यहाँ पे भी एटम प्लेस किए जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने प्लेस किया तो मेरे पास ये वाले जो सर्कल, ये जो डार्क कलर के वॉइड्स हैं, ये सारे वॉइड्स नए जनरेट हुए। दीज आर ऑल माई टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दीज वॉइड्स विच आई एम डूइंग अ कलर्ड, राइट, दीज आर ऑल माई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब जो नीचे की तरफ, यहाँ जब मैं एक एटम लगाऊंगी तो ये जो वॉइड्स जनरेट होंगे, यहाँ जो लगाऊंगी ये जो जनरेट होगा, यहाँ जो लगाऊंगी यहाँ जो जनरेट होगा, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स राइट नाउ बिकॉज आई एम कंसर्न्ड अबाउट HCP पैकिंग। तो ये जो वॉइड्स यहाँ जनरेट हुए हैं बेटा, दीज आर माई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नाउ HCP पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को ही कवर करते हैं, है ना। तो फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के जस्ट क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो दिस इज माय लेयर 1 if I say layer first. Now can you just see the first layer has a hexagon in it, है ना। आप देख सकते हैं बोल्ड एटम हेक्सागन वाले हैं। तो मैं इसका एक ओपन डायग्राम बना रही हूँ, ओपन व्यू। ओपन व्यू में मैं फर्स्ट वाले जो लेयर के एटम्स हैं उनको एक हेक्सागन से दिखा रही हूँ। देखिए लाइक दिस, ठीक। नाउ दिस इज लेट्स से फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर के एटम्स कहां पर है बेटा, जैसे हम लोगों ने बताया था फर्स्ट लेयर के जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट हैं। अब देख सकते हैं ये अगर मैं एक हेक्सागन बनाऊं यहाँ पे, तो ये सारे हेक्सागन के कॉर्नर प्लस बीच में, तो ये सारे हेक्सागन के कॉर्नर्स प्लस एक एटम हमारा जो है वो बीच में भी प्रेजेंट है। नाउ फर्स्ट लेयर क्योंकि थर्ड लेयर के बराबर है, तो थर्ड लेयर में भी यही होगा। सारे हेक्सागन के एटम्स कहां पे प्रेजेंट होंगे बेटा, कॉर्नर्स प्लस एक हेक्सागन के बीच में। क्लियर हो रही है बात। इस तरीके से हमारा जो है एटम कुछ प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट लेयर है बच्चे, दिस इज माय लेयर 1 एंड दिस इज माय लेयर 3 एंड एज आई टोल्ड कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर बराबर होंगे एक दूसरे के, लेकिन इनके बीच में एक सेकेंड लेयर भी प्रेजेंट है बेटा। और वो कौन सी है सेकेंड लेयर, लेयर 2 जो प्रेजेंट है वो है ये 3 एटम्स की। तो लेयर 2 समवेयर इधर प्रेजेंट है 3 एटम्स की। This is the layer 2 that we have here, right? So these atoms which I have drawn here are actually layer 2 atoms. तो ABA टाइप पैकिंग जो है हमारे पास यहाँ जनरेट हुई है। ये जो यूनिट सेल है बेटा, इसको बोला जाता है हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो कि यहाँ से आपके पास आया है, ठीक है। एक बात बताइए, फर्स्ट लेयर में आप देख सकते हैं ना कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं। तो लेट्स से ये लेंथ का मैंने वैल्यू A दिया है और R जो है वो रेडियस ऑफ एटम है, तो A का वैल्यू 2R हुआ, नहीं हुआ ना बेटा। सिमिलरली ये सारे एक दूसरे से टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो लेंथ है दिस इज A, राइट। अब आप ये देखिए, ये जो सेंटर का एटम है ये भी तो इसको टच कर रहा है, तो इसका लेंथ और इसके सेंटर का इसका लेंथ भी हमारा A ही होगा। मतलब दिस लेंथ इज ऑल्सो A, दिस लेंथ इज ऑल्सो A, बिकॉज ऑल दीज एटम्स आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर। इसलिए A का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही क्या लिख दिया बेटा, 2R. Do you understand the point till now? Right. Now, next thing that I have to do here is to calculate everything about this unit cell. That means the Z effective, the coordination number, the packing fraction and everything, right? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है Z effective कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, right? Let's calculate the Z effective, the effective number of atoms present in a hexagonal primitive unit cell. अब कौन से एटम्स हैं देखिए,
आप जरा थोड़ा सा इमेजिन करिए, मैं एक कॉर्नर का एटम कोई भी हेक्सागन से पकड़ती हूँ, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, लेट्स से ये वाला लिया, इससे आप इमेजिन कर पाएंगे आराम से, जैसे ये एटम इस हेक्सागन का पार्ट है, वैसे ही यहां पर भी तो एक हेक्सागन बनाया जा सकता है ना। देखो इस तरीके से अगर एक हेक्सागन बना दिया मैंने यहाँ पे, तो सिमिलरली यहां पर भी एक हेक्सागन बनाया जा सकता है इस तरीके से। तो ये एटम टेक्निकली 3 हेक्सागन का पार्ट बन सकता है ना। अभी मैं इनको रिमूव कर रही हूं, अदरवाइज बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो बस मैं आपको इमेजिन करा रही थी कि अगर इस एटम को देखें तो एक हेक्सागन अगर यहाँ है, सिमिलरली एक हेक्सागन यहाँ बन सकता है, एक हेक्सागन यहाँ बन सकता है, मतलब 3 हेक्सागन तो इसके बन सकते हैं। ऐसे ही 3 हेक्सागन इसके ऊपर भी तो बनेंगे ना, क्योंकि बेसिकली एक इस तरीके से यूनिट सेल है। तो अगर ये एक हेक्सागन यहाँ बन सकता है, पीछे बन सकता है, 3 इसके ऊपर भी बन सकते हैं। सिमिलरली अगर एक एटम मैं यहाँ ले रही हूँ तो ये एक हेक्सागन यहाँ, एक हेक्सागन यहाँ, एक ये 3 हेक्सागन यहाँ, 3 नीचे, है ना। तो टेक्निकली हर कॉर्नर एटम जो है 3 हेक्सागन इन इट्स सेम प्लेन, और 3 हेक्सागन जो मतलब 3 यूनिट सेल इन इट्स सेम प्लेन एंड 3 यूनिट सेल इधर बिलो और इधर अबव इट का पार्ट होता है। इसलिए हर कॉर्नर एटम जो है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/6 हो जाएगा, है ना। तो हर कॉर्नर एटम का जो है कंट्रीब्यूशन 1/6 हो जाएगा। मेरे पास कितने कॉर्नर एटम है बेटा? 12, और 12 का कंट्रीब्यूशन 1/6। नाउ इसके अगर आप ये वाला फेस देखते हैं तो ये वाला इसका फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर तो सिर्फ हमेशा एटम जो है 2 यूनिट सेल का पार्ट होता है, तो इस वाले का कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। सिमिलरली इसका भी कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। तो जो 2 है फेस सेंटर के उनका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा, प्लस ये जो 3 है ये तो इस यूनिट सेल के अंदर ही है, तो इन सबका कंट्रीब्यूशन आप 1 मान लीजिए, है ना। तो 3 × 1 मतलब 1 × 3 मैंने लिया, तो ये 2 + 1 + 3 मतलब Z इफेक्टिव का वैल्यू इस पूरे केस में हमारे पास क्या आता है? 6 आता है। तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास क्या रहते हैं बेटा? 6 कैसे? जो 12 कॉर्नर पर है वो 6 यूनिट सेल का पार्ट होंगे, जो बीच में 2 हैं वो किसी 2 यूनिट सेल में डिवाइड हो रहे होंगे, और जो ये अंदर है वो एक ही यूनिट सेल के जो है पार्ट होंगे। इस हिसाब से इनका Z इफेक्टिव क्या निकलता है बेटा? 6 निकलता है, ठीक है ना। ऐसा सोचते हैं हम, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले मैं HCP यूनिट सेल का, तो देखिए कैसे आएगा। तो एक काम करते हैं हम, इस डायग्राम से ये जो बोल्ड वाला एटम है जो ये बीच में बना हुआ है, सेंटर बोल्ड एटम, ये वाला एटम ले लीजिए आप, चाहे ये वाला ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। इस एटम को ये 6 एटम जो कॉर्नर वाले वो टच कर रहे हैं ना, यहां से आपको नजर आ रहा है, तो 6 एटम तो यही से टच कर रहे हैं, और 3 एटम्स ये जो है ये जस्ट इसके ऊपर रखे गए हैं, तो ये भी इसे टच कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली सोचो, जिस यूनिट सेल जो नीचे होगा उसमें ये फेस कॉमन होगा, है ना, जस्ट इसके नीचे जो यूनिट सेल होगा, तो उस केस में भी जो नीचे वाला यूनिट सेल है उसके जो मिडल वाले 3 एटम्स होंगे वो भी इसे टच कर रहे होंगे। तो ये एक एटम 6 कॉर्नर वाले से टच हो रहा है, 3 अबव वाले से और 3 बिलो वाले से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 12। तो जो HCP यूनिट सेल है उसका Z इफेक्टिव 6 होता है बेटा, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है। यहां तक आप लोगों को बात समझ आई? राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हाइट ऑफ द यूनिट सेल। नाउ नॉट हाइट टेक्निकली, लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट इट्स पैकिंग फ्रैक्शन, वहां से हाइट निकालेंगे, वो आसान पड़ेगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट सेल, राइट। तो Z इफेक्टिव 6 है, मुझे पता चल गया। मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की बात करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? Z इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर एटम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को लिख सकते हैं एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू इट्स हाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है सबको, है ना। तो Z इफेक्टिव तो 6 है मुझे पता है, 4/3 πr³ है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू हाइट लिख सकते हैं। हाइट क्या होगी इस यूनिट सेल की बेटा? इस यूनिट सेल की हाइट होगी ये h, और अगर एरिया ऑफ यूनिट सेल बोले देन एरिया इज द एरिया ऑफ दिस हेक्सागोनल बेस दैट आई हैव टू टेक। और इस हेक्सागोनल बेस में आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल क्या है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं मेरे पास बेटा? 6। तो 6 ट्राइंगल इक्विलैटरल बन सकते हैं, और हर इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4a²। तो एरिया हो जाएगा 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल 3/4a² इनटू द हाइट ऑफ द यूनिट सेल। बात क्लियर हुई यहां तक? पास अब जो मेजर गोल है, अगर मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है
तो वो ये है कि आई हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द यूनिवर्सल, राइट। हाइट को कैलकुलेट करना एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब दो एटम एक दूसरे को टच करते हैं तो दो एटम के बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो 2r होता है, और यहाँ पे हमारा ए को हमने क्या बोल रखा है, 2r बोल रखा है। तो ये जो सेकेंड लेयर के एटम है जो मैंने डॉटेड से दिखा रखे हैं, जो टेक्निकली ये बीच में प्रेजेंट है, ये जो लेयर के एटम्स है बच्चे, ये भी तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मैं एक नाम दे देती हूँ, लेट्स से PQR। तो ये जो ट्राइंगल है PQR, ये एक्चुअली में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, क्योंकि PR ये सारे एक दूसरे को एटम टच कर रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस सबका A और A का वैल्यू क्या है, 2r। तो मैं यहां लिख रही हूं, ये जो ट्राइंगल है PQR, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसमें हर लेंथ PR अगर मैं लूंगी तो वो A होगा, सिमिलरली अगर मैं QR लूंगी तो वो भी A होगा, और सिमिलरली अगर मैं PQ लूंगी तो वो भी, उसका भी लेंथ क्या होगा बच्चे, A ही होगा। अब मैं क्या करती हूं, इस ट्राइंगल में इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं ओवर QR, तो जो कि एक्चुअली में इस QR के मिड पॉइंट S पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं बोल सकती हूं S इज मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। इसका मतलब SR का जो डिस्टेंस है, ये SR जो हो गया वो A/2 हो गया, क्योंकि Q जो हमारा QR था वो A था, तो अब A/2 हो गया। तो अब ये राइट एंगल इमेजिन करो, ट्राइंगल PSR, ये राइट एंगल में ये जो PR है वो हाइपोटेन्यूस हुआ, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर हुआ, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो PR क्या है बेटा, मेरा A है, A स्क्वायर। SR मेरा क्या है, SR A/2 है, अभी हमने देखा। तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय अगर मैं 4 करूंगी तो PS का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। तो टेक्निकली मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो PS का वैल्यू कितना आया, तो ये हुआ मेरा 3A स्क्वायर बाय 4, दैट मीन्स √3/2A। ये हो गया बेटा PS का वैल्यू, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कैच है बेटा वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ऊपर वाले लेयर का सेंटर एटम है और ये जो नीचे वाले लेयर का सेंटर एटम है, इनके अगर इनको मैं टच करूं इस तरीके से, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, अगर इनके सेंटर को टच करूं तो आप देख रहे हैं PS को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये PS को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट को मैंने लेट्स से नाम दे दिया M। तो ये जो M होता है बेटा वो होता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल PQR। नाउ व्हाट इज अ सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है, जो आपके परपेंडिकुलर्स आप बनाते हो, जैसे आपने P से परपेंडिकुलर QR के लिए बनाया, जैसे R से आपने परपेंडिकुलर PQ के ऊपर बनाया, Q से आपने परपेंडिकुलर PS की तरह बनाया, तो ये सारे जो मेरिडियंस है वो एक्चुअली इस सेंट्रॉइड M से होके पास होते हैं। तो M मेरा जो है सेंटर पॉइंट है, और ये सेंट्रॉइड जो होता है वो हमेशा इस मेरिडियन को जो है 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमारा ज्योमेट्री का सिंपल सा रूल है। तो मैं बोल सकती हूं कि PM जो होगा बाय MS जो होगा वो 2/1 होगा, मतलब 2:1 का रेशियो होगा। तो मैं टेक्निकली यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट बोल सकती हूँ बेटा वो ये है कि मेरा जो PM है वो एक्चुअली 2/3 टाइम्स ऑफ PS हो जाएगा, ठीक। तो मेरा PM का वैल्यू कितना आया, 2/3 टाइम्स ऑफ PS, और PS मैंने अभी निकाला था वो है √3/2A। तो PM का वैल्यू मेरे पास आया बेटा टेक्निकली A/√3। सो वी गॉट दिस PM, राइट। बात क्लियर हो रही है? अभी थोड़ा सा लगेगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, बट आपको समझ आएगा। तो वी गॉट दिस PM। तो ये PM का डिस्टेंस मेरे पास है बेटा, और ये PM डिस्टेंस कितना है मेरे पास, A/√3। अब एक बात बताओ, इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है वही तो हाइट है, और जैसे मैंने बोला ये सेकेंड लेयर एकदम फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के एग्जैक्टली बीच में होगी। इसका मतलब इस वाले को अगर मैं एक नाम दे दूं N, तो ये जो M और N है, ये टेक्निकली ये जो डिस्टेंस है ये हाइट का हाफ है, क्योंकि पूरा अगर हाइट है तो ये डिस्टेंस हाइट का हाफ होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज
कि जरा ध्यान से देखते हैं, मैं सब हटा रही हूँ, ऊपर की तरफ लिख रही हूँ और मैं डायग्राम कोई रब नहीं करना चाह रही, नहीं तो अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। पीएम का बच्चे मेरे पास वैल्यू आ गया है a/√3 और nm है जो वो हाइट का हाफ है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लूं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है जैसे मुझे दिख रहा है, तो PMN, इसमें मेरा हाइपोटेन्यूज होगा PN, तो PN का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा NM के स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, हाँ या ना, यही बनने वाला है। नाउ द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये जो P एटम है ये कौन सा एटम है, देखिए P एटम ये वाला एटम है, ठीक है, और N एटम कौन सा है, N एटम है जो उसके ऊपर थर्ड लेयर रखी है उसका सेंटर वाला। तो ऑब्वियसली जब आपने इसके ऊपर ही रखी है तो जो थर्ड लेयर का एटम है वो मिडिल लेयर के एटम को तो टच ही कर रहा है ना, मतलब ये जो P है ये इस N को टेक्निकली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अगर P N को टच कर रहा है तो इनके बीच का डिस्टेंस हुआ 2r, 2r मतलब a, तो Pn का जो वैल्यू है बेसिकली वो a है, तो ये हुआ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू nm का वैल्यू है h/2 का होल स्क्वायर प्लस pm का वैल्यू है a/√3 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास h/2 का होल स्क्वायर यहां से आया a स्क्वायर minus a square by 3, that turns out to be 2a square by 3, right? तो h would be √2 by 3 into a times of it. This is the height of the unit cell और a का वैल्यू 2r है तो I can write 2 into 2r times root by 3a, that is h is equals to 4r times root by 3a. This is the height of the unit cell. Do you understand? तो only catch here we have is कि आपको पहले पता हो कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर का जो सेंटर एटम है वो मिडल वाले जो 3 एटम्स हैं उसका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है उसके सेंट्रॉइड से पास करता है, एक कैच। दूसरा ऑब्वियसली ये सेकेंड लेयर का एटम थर्ड लेयर के एटम को जो है टच ही कर रहा होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस a हो गया और a का वैल्यू 2r है और देन पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइट का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे मैंने आपको डेरिवेशन कराई है, हालांकि जैसे मैंने बोल दिया ये स्कूल का पार्ट नहीं है, एम्स और नीट और मेंस में आएगा, तो मेंस में तो डेरिवेशन पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो आप अगर कंक्लूजन भी याद कर लेते हैं, मतलब अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन याद कर लेते हैं, हाइट का एक्सप्रेशन याद कर लेते हैं, तो भी आपके 95% ऑफ द क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, मेंस और एम्स लेवल तक तो एटलीस्ट बन जाएंगे, ठीक है। एडवांस लेवल के लिए डेरिवेशन की जरूरत होती है पर मैंने करा दी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतना ट्रिकी नहीं है, आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हाइट ऑफ द यूनिट सेल बच्चे मेरे पास आ गई है। अब मुझे इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर रही हूं यहां से और अब मैं पैकिंग फ्रैक्शन सीधा निकाल लूंगी। कैसे? पैकिंग फ्रैक्शन होगा 6 तो गया अपना 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय √3/4 a स्क्वायर, a की जगह 2r का होल स्क्वायर कर देते हैं और हाइट का वैल्यू है 4r √2/3। तो व्हेन वी सॉल्व इट पैकिंग फ्रैक्शन अगेन 0.74 के आसपास आता है, मतलब 74% इज इट पैकिंग एफिशिएंसी। तो आई कैन टेक कि HCP पैकिंग का भी पैकिंग एफिशिएंसी हमारा 74% के आसपास ही है। यहां तक बात क्लियर होगी बेटा? तो हमने अभी तक जितनी पैकिंग पढ़ी उन पैकिंग से हमने जो भी यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, इन यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी भी आपको पता है। तो टेक्निकली 3 डायमेंशनल पैकिंग तो हमने 2 ही पढ़ी है। कौन सी जो इंपॉर्टेंट है वो है एक CCP जो कि FCC होता है वो तो आपको पता ही है, और एक HCP जो मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक। तो यहां पर हम लोग जो है अपना एटॉमिक क्रिस्टल वाला पार्ट जो है खत्म करते हैं और अब हम लोग जो नेक्स्ट हेड करेंगे वो आएंगे टुवर्ड्स द आयनिक क्रिस्टल्स। बट बिफोर वी इंट्रोड्यूस द आयनिक क्रिस्टल्स हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डिंग द डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ अ सॉलिड, ठीक। देखिए बेटा ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, हम तीनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ ये क्वेश्चन किस बेसिस पे, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है उस बेसिस पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो या तो आपके क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट होंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताओ, या फिर डेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसका आपका फॉर्मूला पता है, यू जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज एंड द क्वेश्चन इज डन, राइट।
बट इसके अलावा जितने क्वेश्चंस मिलते हैं वो होते हैं फाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकालना है, और इस तरीके के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आसान होते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो तरीके के क्वेश्चंस है कि हम कंपाउंड का, सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो कभी भी किसी भी कंपाउंड का अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना है तो वो आपको उस कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि लेट्स से कंपाउंड है, उसके अंदर ए एटम्स है, बी एटम्स है, ए एटम्स कहाँ का प्रेजेंट है वो आपको बताएगा, बी एटम्स कहाँ का प्रेजेंट है वो आपको बताएगा। तो आपको टेक्निकली जो फॉर्मूला निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको रेशियो ऑफ जेड इफेक्टिव ऑफ ऑल द एटम्स निकालना होता है, राइट। मैंने क्या बोला, आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ जेड इफेक्टिव ऑफ ऑल एटम्स। तो देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, सोल्यूशन 1, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूं। इसमें आप देखिए 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। कैसे, एक्स वाई जेड मेरे 3 एटम्स हैं, ठीक है। एक्स एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो एक्स एटम्स अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है मतलब एक्स एटम्स कितने होंगे, 8 कॉर्नर होते हैं किसी भी क्यूब के, है ना। और 8 के 8 कितने से शेयर हो रहे होंगे, 8 से शेयर हो रहे होंगे। तो टेक्निकली इनका जेड इफेक्टिव, एक्स एटम्स का जेड इफेक्टिव कितना बन जाएगा बेटा, मेरे पास 1 बन जाएगा। वाई एटम्स एट क्यूब एंड एक्स एटम्स एट एजेस, वो है क्यूब सेंटर या फिर सेंटर लिख देते हैं, ठीक है। तो वाई एटम सेंटर पर है मतलब बॉडी सेंटर पे, और बॉडी सेंटर वाला किसी से शेयर नहीं होता और एक ही बॉडी सेंटर पे एटम होता है। तो इसका अगर मैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करूं वाई एटम का तो वो भी बन गया 1। बट जेड एटम्स कहाँ है, एजेस पर है। अब मेरे पास कितने एजेस होते हैं बेटा, 12 एजेस होते हैं, मतलब ये 12 होंगे और हर एज जो है वो 4 से शेयर होता है, तो 1/4 से शेयर होगा। तो जेड इफेक्टिव, जेड का क्या बनेगा बेटा 3। तो इन सब का जेड इफेक्टिव का अगर मैं रेशियो लूं x बाय वाई, या फिर ऐसे लिखो x/y/z का जेड इफेक्टिव का रेशियो 1:1:3 आ रहा है, मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला होगा XYZ³। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ये जो आप फॉर्मूला लिखते हो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली इन द रेशियो ऑफ द जेड इफेक्टिव होता है। बात समझ आई, इस तरीके से आपको फॉर्मूला निकालना होता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं, जो मुझे कह रहा है कि ए जो है हेक्सागोनल पैकिंग बना रहा है और सी एटम्स जो है वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है ना। अब अगर मेरा ए एटम HCP बना रहा है मतलब वो सारे का सारा हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा, और हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब जो भी आपने अभी देखा उसमें प्रेजेंट है, मतलब उसका जेड इफेक्टिव कितना होगा, जो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव होता है मतलब 6। तो जेड इफेक्टिव अगर मैं ए का लूं तो वो आएगा 6। क्यों, क्योंकि वो HCP यूनिट सेल में है। अब आपको ये पता है किसी भी एटम में, किसी भी क्रिस्टल में बेसिकली नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइम्स ऑफ जेड इफेक्टिव, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो हमेशा जेड इफेक्टिव के बराबर होते हैं। तो HCP में भी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो जेड इफेक्टिव के बराबर होंगे, मतलब 6 के बराबर होंगे। बट मेरा जो सी एटम है सिर्फ 2/3 टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो जेड इफेक्टिव सी एटम का क्या होगा, क्योंकि सी एटम जो है वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो 2/3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरे पास कितने हैं, 6, राइट। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हुआ 2, तो ये हुआ 4। तो A/C का रेशियो आया मेरे पास बेटा 6:4, जिसको सिंपल रेशियो करूंगी तो 3:2, तो फॉर्मूला बना A3C2। बट क्योंकि A एनायन है तो एनायन को आप पीछे लिखेंगे, तो ये आपका बनेगा बेटा C2A3। समझ रहे, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि NaCl में एनायन हमेशा पीछे आता है ना, उसने पहले ही बोला A एनायन है, तो उसे A3C2 ना लिख के आप इसे लिखेंगे बेटा C2A3। डू यू अंडरस्टैंड। तो आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ जेड इफेक्टिव का रेशियो लेना होता है। टेक्निकली आपको निकालना होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ए के इफेक्टिव कितने हैं, नंबर ऑफ एटम बी के इफेक्टिव कितने हैं, नंबर ऑफ एटम सी के इफेक्टिव कितने हैं, और उनका रेशियो निकालो। इज दैट क्लियर टिल नाउ, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ये बड़े छोटे क्वेश्चन होते हैं, बड़े फटाफट जो है सॉल्व हो जाते हैं, ठीक, और कभी गलत नहीं करना चाहिए, काफी ज्यादा बार जो है आपसे पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सोल्यूशन 3। जब आप ये तीनों क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल होंगे तो हम एक बहुत अच्छा इमेजिनेटिव क्वेश्चन आपको देंगे। तो यहाँ कह रहा है मेरे पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, तो मतलब कॉपर है बेटा, सिल्वर है बेटा, गोल्ड है।
हैव कॉपर कंस्टिट्यूटिंग द सीसीपी लैटिस, मतलब कॉपर जो है सीसीपी लैटिस में, सीसीपी लैटिस मतलब एफसीसी यूनिट सेल में, तो कॉपर का जेड इफेक्टिव बराबर हुआ एफसीसी के, और एफसीसी का वो क्या होता है, जेड इफेक्टिव 4 होता है ना, तो वो हो गया। सिल्वर एटम जो है एज सेंटर पर है, और एज कितने होते हैं 12, तो 12 एजेस, और शेयर कितने हो सकते हैं 1/4, तो इसका जेड इफेक्टिव हो गया 3। और गोल्ड एटम जो है वो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे, तो वो तो 1 होता है, तो कॉपर इज टू सिल्वर इज टू गोल्ड का जेड इफेक्टिव का रेशो आया 4:3:1, मतलब फॉर्मूला बना Cu4 Ag3 and Au. Do you understand the point? That's how you have to solve the question, right? चलिए ये 3 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब मैं एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आपको देने वाली हूँ, वो बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपने वो कर लिया तो मतलब मैं मान लूंगी कि आप फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं सारे बना पाएंगे। तो धमाकेदार क्वेश्चन क्या है जरा उसे समझते हैं। हमारे पास लेट्स से एक क्रिस्टल है, अ क्रिस्टल comprises of 2 atoms A and B, जिसमें मैं बोल रही हूं A एटम जो है वो CCP लैटिस बना रहा है, B एटम जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, B एटम सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ अबव कंपाउंड इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला ऑफ अबव कंपाउंड व्हेन ऑल द एटम्स प्रेजेंट ऑन वन बॉडी डायगोनल प्लेन इज रिमूव्ड। जब सारे एटम्स एक बॉडी डायगोनल प्लेन से जो प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा। फिर फॉर्मूला कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ अबव कंपाउंड व्हेन ऑल द एटम्स अलोंग या फिर प्रेजेंट ऑन वन C4 एक्सिस of symmetries are removed। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए बेटा और एक बार अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? समझा देती हूँ। हमने आपको बता दिया ए एटम्स का है, बी एटम का है, तो नॉर्मल स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मूला निकालिए। कंपाउंड का फॉर्मूला निकालिए जब उस कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से एक बॉडी डायगोनल प्लेन से सारे एटम्स रिमूव कर दिए गए हों, या फिर किसी भी एक C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी सारे एटम्स रिमूव कर दिए गए हों, तो कंपाउंड का फॉर्मूला किस हिसाब से जो है चेंज होगा। ठीक, आप सॉल्व करिए। ठीक, एक बार पॉज करके फिर चेक करिएगा कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना मुझे, तो ए एटम जो है CCP लैटिस बना रहा है, मतलब ए एटम जो प्रेजेंट है वो FCC यूनिट सेल में प्रेजेंट है। इसका मतलब ए एटम जो है 8 कॉर्नर पर होगा बेटा, प्लस 6 फेस के सेंटर पर होगा, यही मतलब होता है। तो ए एटम का जो Z इफेक्टिव है वो आएगा 4 ऑफ कोर्स। ठीक, जो बी एटम है वो सारे ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे बेटा, जितना Z इफेक्टिव है तो 4 ही होंगे, और चारों के चारों ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब Z इफेक्टिव बी का भी क्या होगा 4 ही होगा। पर बी एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, 12 एजेस पे प्रेजेंट होगा, प्लस एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। यही होते हैं मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में, तो यहीं पे प्रेजेंट होगा। और अगर मैं इनका फॉर्मूला निकालूं तो Z इफेक्टिव A बाय Z इफेक्टिव B का कितना बढ़ रहा है बेटा, 4/4, मतलब कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो है AB। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास आ गया, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज AB। बात क्लियर होती है? गुड। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ वी हैव टू लुक फॉर द सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, विच इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो लेट्स कम ऑन टू द सेकेंड पार्ट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो एटम्स हैं ये मैंने किस हिसाब से आपको बताए हैं, है ना।
तो सेकेंड पार्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि एक बॉडी डायगोनल प्लेन से सारे एटम्स अपन ने रिमूव कर दिए। तो क्या बॉडी डायगोनल प्लेन से कौन से एटम्स रिमूव होंगे ये हमें इमेजिन करना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं अपने लिए। जैसे मैंने कहा सर्कल वाले एटम्स मैं ए मान लेती हूँ, स्क्वायर वाले एटम्स मैं बी के मान लेती हूँ, और ए वाले जो है सीसीबी लैटिस में, मतलब ए जो है वो कॉर्नर्स पर होगा 8 कॉर्नर पे, और ए जो है वो फेस सेंटर पे भी होगा। तो फ्रंट फेस, अबव फेस, बिलो फेस, आगे पीछे, मतलब ये सारे ए एटम्स की लोकेशन है। और बी एटम्स को मैं जरा थोड़ा सा स्क्वायर ऐसा कर देती हूँ कलर वाला, ताकि डिस्टिंग्विश कर सकूँ। बी एटम सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ले रहा है, मतलब बी एटम एज के सेंटर पर है, मतलब यहाँ एक बी एटम है, यहाँ पर भी एक बी एटम है, ये भी एक बी एटम है, यहाँ भी एक बी एटम है, ये वाले एच के सेंटर पे भी बी एटम है, यहाँ पे भी बी है, ये नीचे वाले एच पे भी बी है, इधर भी बी है, इधर भी बी है, इधर भी बी है, ये वाला बी है और ये वाला भी बी है। तो ये 12 एजेस पर हुआ और एक बॉडी सेंटर पे भी हो गया यहाँ पे। ये सारे बी एटम्स है ना। तो बॉडी डायगोनल प्लेन से सारे एटम्स रिमूव किए गए। तो पहले सोचो कि इसमें बॉडी डायगोनल प्लेन कैसे बनेगा। तो एक क्यूब में कौन सा बॉडी डायगोनल प्लेन होता है? ध्यान देखिए बेटा, बॉडी डायगोनल से रिमूव नहीं किया भाई, सवाल पढ़े, बॉडी डायगोनल से रिमूव नहीं किया। अगर बॉडी डायगोनल मैं मानूं तो बॉडी डायगोनल जो होता है बेटा 2 कॉर्नर एटम को लेकर बनता है और एक बॉडी सेंटर के एटम को लेकर बनता है, लेकिन है ना बॉडी डायगोनल से रिमूव नहीं किया मैंने। बॉडी डायगोनल से जो प्लेन जा रहा है ना उससे रिमूव करा। तो उसको आप ऐसे इमेजिन करो बॉडी डायगोनल प्लेन को कि मैं ये 2 एटम्स टॉप के जो है यहां से लेके नीचे तक इस तरीके से एक प्लेन गिरा रही हूँ, लाइक दिस, दैट्स अ बॉडी डायगोनल प्लेन। तो वो कैसे होगा जरा देखिए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। बॉडी डायगोनल प्लेन कुछ ऐसा होगा, लेट्स से ये 2 कॉर्नर पकड़े, ये 2 कॉर्नर पकड़े और इस तरीके से एक प्लेन जो है ये एक बॉडी डायगोनल प्लेन हुआ मेरा, है ना। इस तरीके से एक बॉडी डायगोनल प्लेन आप बना सकते हो, इमेजिन करो। या तो आप ऐसे इमेजिन करो या फिर कोई और बॉडी डायगोनल प्लेन भी आप ले सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे से इमेजिन कराऊं, कोई और 2 एटम्स ले लो कॉर्नर वाले जिनसे आप बॉडी डायगोनल प्लेन समझ सकते हो। मैं लेट्स से ये वाले 2 ले लेती हूँ। तो देखो अब मैं इसको ना इस तरीके से कर रही हूँ, थोड़ा बोल्ड, आपको दिखेगा। देखो ये बॉडी डायगोनल प्लेन कैसे जाएगा। कैन यू सी दिस बॉडी डायगोनल प्लेन? दिस इज एक्चुअली अ बॉडी डायगोनल प्लेन। किसी भी जो यूनिट सेल है उसमें इस तरीके से बॉडी डायगोनल प्लेन होता है। तो ये बॉडी डायगोनल प्लेन चाहे आप ऐसे इमेजिन करो गिराने का, या ऐसे इमेजिन करो गिराने का, ऐसे इमेजिन करो, कैसे ऊपर से नीचे इमेजिन करो, कैसे भी इमेजिन करो, आपको बॉडी डायगोनल प्लेन ही तो बनाना है। आप ऐसे इमेजिन कर लो एक बॉडी डायगोनल प्लेन, है ना, कैसे भी इमेजिन कर सकते हो। ये सारे आपके बॉडी डायगोनल प्लेन्स ही हैं ना। अगर आप इन बॉडी डायगोनल प्लेन्स को देखो ध्यान से समझते हो तो आप देखो इसमें आपने कौन से एटम्स रिमूव करे हैं, ठीक है। लेट्स से ये एक बॉडी डायगोनल प्लेन मैंने इमेजिन किया। अब इस पे जितने भी एटम्स है वो रिमूव हुए, मतलब ये कॉर्नर का एटम रिमूव हुआ, ये कॉर्नर का एटम रिमूव हुआ, ये कॉर्नर का एटम रिमूव हुआ, ये कॉर्नर का एटम रिमूव हुआ। तो 4 तो कॉर्नर के एटम रिमूव हुए। ऐसे भी देखोगे तो 1 2 3 4 एटम जो कॉर्नर पे हैं वो रिमूव होंगे। कॉर्नर पे मेरे कौन प्रेजेंट है? ए। तो ए जो मेरे 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट था और 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट था, अब ए 4 कॉर्नर से तो रिमूव हो गया। तो मेरे पास सिर्फ ए जो बचा वो 4 कॉर्नर पे ही बचा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जो ये फेस सेंटर का एटम है वो भी रिमूव हुआ और नीचे वाला फेस सेंटर का भी एटम रिमूव हुआ। तो 2 एटम फेस सेंटर के भी रिमूव हुए। मेरे पास जो ए था वो 8 कॉर्नर पर था और 6 फेस सेंटर में था, जिसमें से 8 में से 4 कॉर्नर रिमूव हो गए, तो 4 एटम कॉर्नर पे बचे। 6 फेस में से 2 फेस सेंटर वाले गायब हुए, तो 6 में से 2 गए, मतलब 4 फेस सेंटर पे बचे। तो ए तो अब यहां ही बचा। और बी मेरा कहां प्रेजेंट है बेटा? एजेस पे और बॉडी सेंटर पे। ऑब्वियसली बॉडी डायगोनल प्लेन है तो बॉडी सेंटर का एटम तो रिमूव होगा ही होगा, तो मतलब बी जो है बॉडी सेंटर से गायब हो गया। और एज देखिए कितने आए, एक एज ये आया, एक एज ये आया, ठीक है। तो 2 एज सेंटर वाले भी गायब हुए। मेरे पास एजेस कितने थे? 12 में से 2 गायब हो गए, मतलब 10 एजेस पे ही बचा और बॉडी सेंटर पे कोई बचा ही नहीं। क्लियर आई बात? तो इस हिसाब से अगर मैं Z इफेक्टिव A का निकालूं तो 4 कॉर्नर पे, मतलब 4 × 1/8 प्लस
4 फेसेस पे है, मतलब 4 इंटू 1 बाय फेस वाले 2 से शेयर होते हैं, मतलब ये, तो ये बना 1/2 + 2, तो दैट इज 5/2। और z इफेक्टिव अगर मैं b का निकालूं तो b से 10 एज पर और एज वाले जो है 4 से शेयर होते हैं, मतलब 5/2 अगेन। तो अगेन आप देखिए z इफेक्टिव का जो आप रेशियो ले रहे हैं 1:1 आ रहा है, मतलब सेकेंड पार्ट में भी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या रह रहा है, सेम ही रह रहा है। तो अगर पहले भी कंपाउंड का फॉर्मूला ए बी था, तो अब भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, ए बी ही रहेगा, लेकिन तरीका बदल गया। तरीके पे ध्यान देना है। आप जब एक बॉडी डायगोनल प्लेन से एटम को रिमूव करेंगे तो 4 एटम कॉर्नर के गायब होंगे। जो रिमूव्ड एटम्स है उनको अगर मैं लिखूं तो 4 एटम कॉर्नर से रिमूव हुए, प्लस 2 एजेस से रिमूव हुए, एक बॉडी सेंटर से रिमूव हुआ, प्लस 2 फेस सेंटर से रिमूव हुए। तो ये सारे एटम्स मेरे रिमूव हो गए, तो जो रिमेनिंग एटम्स बचे सिर्फ उन एटम्स को लेकर मैंने अपना z इफेक्टिव निकाला। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इस तरीके से ये फॉर्मूले के क्वेश्चन में आपको घुमा सकते हैं कि आप इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो इससे पहले जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए, वो 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत सिंपल है, स्कूल लेवल पे आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर बहुत आसान पेपर बनता है, आपकी किस्मत अच्छी है तो आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ट्रिकी होते हैं कि आपको इमेजिन करना पड़ता है पेपर में कि कितने एटम बॉडी डायगोनल प्लेन से रिमूव हुए। लेट्स से इस क्वेश्चन को मैं बदल देती, सोचो मैं क्वेश्चन को कह देती कि ऑल द एटम्स प्रेजेंट ऑन अ बॉडी डायगोनल इज रिमूव। बॉडी डायगोनल प्लेन ना करके बॉडी डायगोनल से रिमूव करती। तो जब एक बॉडी डायगोनल से कोई चीज रिमूव करती, किसी भी 2 बॉडी डायगोनल से, तो सिर्फ 2 कॉर्नर के जाते और एक बॉडी सेंटर जाता, बाकी सब सेम होता है ना। तो 2 कॉर्नर के जाते मतलब 8 में से 6 कॉर्नर पे बचते, फेस के पूरे 6 ही रहते, और एजेस वाले तो कोई रिमूव नहीं होते, तो 12 एजेस रहते बस खाली, और बॉडी सेंटर का रिमूव हो जाता है ना। तो उस हिसाब से मैं कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल देती। आप इसको भी ट्राई करिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताइए जब एटम फ्रॉम अ 1 C4 एक्सिस इज रिमूव्ड, राइट। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए बेटा, क्यूब में C4 एक्सिस प्रेजेंट कहाँ होती है, दैट्स द पॉइंट। तो ये मैंने आपको जब सिमेट्री एलिमेंट्स क्यूब के बताए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, देन आपको बताया था कि जो मेरा क्यूब होता है उसमें C4, C3, C2 सारी तरीके की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, और जो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर जाती है ना। क्योंकि आप परपेंडिकुलरली किसी भी क्यूब को अगर इस परपेंडिकुलरली रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, तो आपको सेम चीज मिल देगी। तो C4 एक्सिस का मतलब 360/40 मतलब 90 डिग्री से रिमूव करूँ तो ये C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो आप या तो ये मान लीजिए या ये मान लीजिए, ये भी C4 एक्सिस है, तो कोई भी एक C4 ले लीजिए। तो ये C4 जा कैसे रही है, ऊपर वाला फेस सेंटर और नीचे वाला फेस सेंटर और बीच का एक बॉडी डायगोनल, ये तीनों रिमूव होंगे। तो रिमूव कौन से होंगे, ध्यान रखेंगे, 2 फेस सेंटर रिमूव होगा प्लस 1 बॉडी सेंटर रिमूव होगा, क्योंकि एक्सिस तो इन्हीं से होकर जा रही है। तो ए एटम्स मेरे 8 कॉर्नर पे रहेंगे, कॉर्नर कहीं नहीं गए। 6 फेस में से सिर्फ 4 ही फेस मेरे पास बचेंगे, क्योंकि 2 फेस रिमूव हो चुके हैं। और बी एटम 12 एजेस पर ही रहेंगे, बट कोई भी बॉडी डायगोनल पे नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे गया। तो बॉडी डायगोनल का भी एक अपन का रिमूव हो गया। तो मेरा z इफेक्टिव ए का कितना हुआ बेटा, 8 कॉर्नर तो 1/8, और 4 फेस मतलब फेस कितने से शेयर होता है, 2 से, तो 1 + 2 3। और z इफेक्टिव b का कितना आ रहा, 12 × 1/4, ये भी क्या आ गया 3। अभी भी मेरा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहा बेटा, ए बी ही रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपके पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं रिगार्डिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सीधा लेके जाऊंगी आयनिक क्रिस्टल्स की तरफ। आयनिक क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ट्रिकी भी है, लेकिन उसको समझने के लिए अभी तक जितनी चीजें आपको इमेजिन कराई है बेटा, वो आपको करनी पड़ेंगी, नहीं तो आपका दिमाग जो है वो एकदम खिचड़ी बना देगा, आपको सॉलिड स्टेट ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जहां तक मैं अभी सुन रही हूँ शायद ये CBSE में भी वापस आ गया है इस साल, आई एम नॉट रियली श्योर, बट शायद आ गया।
एनीवेज वापस आए ना आए भैया, एंट्रेंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, तो हमें तो कवर करना ही है ना। तो आप इस तरीके से जितना भी आज तक टिल डेट आप लोगों ने पढ़ा है उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाइए। कोऑर्डिनेशन नंबर तक इमेजिन करना सीख जाइए, आंखें बंद करके पूरे क्रिस्टल लैटिस को जो है समझने की कोशिश करिए, तभी आप आयनिक क्रिस्टल्स को ओरली समझ पाएंगे। नहीं तो आयनिक क्रिस्टल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं और आयनिक क्रिस्टल्स को इमेजिन करना अदरवाइज हमारे लिए क्या हो जाता है बच्चे, डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू आयनिक क्रिस्टल्स इन द नेक्स्ट क्लास।